हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। और मैं कंचन प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक क्वेश्चनों की श्रृंखला जो चल रही थी उसके डिटेल क्वेश्चंस थोड़े से करवा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे डिटेल क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो आज उसके आगे वाले क्वेश्चनों को करवाऊँगी। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर के उधर हो जाते हैं, तो आप उसको माइंड ना करें, और या फिर मैं दोबारा करवा देती हूँ या फिर एक आध दो छूट भी सकते हैं श्रृंखला में। तो कोशिश करूँगी मैं वहाँ पर नोट लगा दिया करूँगी, उसके आगे का मैं करवाया करूँगी। तो जिन लोगों का हमारा चैनल जिन लोगों का हमारे वीडियो में ज़रा भी डाउट होता है तो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपको जो डिटेल वीडियो के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे लग रहे हैं। अगर आपके हिसाब से ठीक हैं तो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 28, वो है रहीम की कविता। नगर शोभा यात्रा की विशेषताएं हमको बतानी हैं। बहुत ही फेमस कृति है इनकी, नगर शोभा यात्रा, रहीमदास जी की। ये नायिका भेद के ऊपर लिखी हुई एक रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है नगर शोभा यात्रा में। तो इसके जो विशेषता हैं वो बतानी है। इसमें कौन कौन सी सही हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, और इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचकर काम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, इसकी विशेषता ए सही है। ये नगर का संक्षिप्त वर्णन किया गया है इसमें। दूसरा है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों का इसमें वर्णन किया गया है, तो ये भी सही है। इसके साथ ही इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का दिखाया गया है, तो ये गलत है, ये नहीं दिखाया गया है, ये रॉन्ग है। इसके साथ ही ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो ये भी सही है इसका। ये तीनों ही जो विशेषताएं हैं ये सही हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। आंसर इसका ए बता रहा है। ए में है 1, 2 और 4 सही है, यानी कि तीसरा सही नहीं है। इसके बाद इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या कहता है। डिटेल कहता है रहीम की शोभा यात्रा, रहीम की नगर शोभा नायिका भेद एवं नगर वर्णन संबंधी एक ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है और नगर की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, तो ये भी सही है। नगर शोभा में वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। इसके साथ दूसरी जो विशेषता है वो है इसमें चित्रित स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये नहीं सही था। इसके साथ ही जो चौथा पॉइंट था, इसमें स्त्रियों को नायिका भेद के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, तो ये हमारा सही है। ये सही है कि वर्गीकृत के हिसाब से इनको चित्रित किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है जाति के हिसाब से। और इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 29, वो है रीत काल की वीर काव्य की विशेषताएं हमको बताना है। जो रीत काल में वीर काव्य लिखे गए थे उनकी क्या विशेषताएं थी। उसमें पहली विशेषता है कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं, कि जो रीत काल में जो वीर काव्य लिखे गए थे और आदिकाल में जो हमारे जो रासो काव्य लिखे गए थे, क्या वो प्रामाणिक थे या फिर ये प्रामाणिक हैं। तो कहा जा सकता है कि जो रीत काल में जो वीर काव्य लिखे गए थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं, ज़्यादा सही माने जाते अपेक्षित उसके जो रासो साहित्य में एकदम कपोल कल्पनाएं ज़्यादा थीं और उसमें सटीकता कम थी। और इनमें थोड़ी सी जो रीत काल में वीर साहित्य लिखे गए उनमें सटीकता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई थी, ज़्यादा प्रामाणिक माने गए थे। इसके साथ ही दूसरी हमारी विशेषता कहती है कि इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, तो ये भी सही है कि जो साहित्य लिखे गए थे क्या है वीर काव्य में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के ऊपर लिखे गए थे, किसी न किसी राजाओं के संबंध में लिखे गए थे। तो उस टाइम जो वर्तमान परिस्थितियां थीं उस राजा की, तो उनको ही कवियों ने
अपने साहित्य में उनका विषय बनाया था। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये तत्कालीन सुरक्षित थी, इतिहास इनका सुरक्षित था। तो ये सही है ये, क्योंकि उन कवियों के द्वारा उन राजाओं का या तो वीर यशगान किया करते थे या फिर किसी की मतलब दुर्बलता को बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये भी सही था कि उसमें इतिहास सुरक्षित था, प्रामाणिक जो इतिहास था, वो जो इतिहास लिखा गया था वो प्रामाणिक था, झूठा नहीं था, कपोल कल्पनाएं नहीं थी। इसके साथ ही दूसरा है, इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषा ही खिलवाड़ बहुत अधिक है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं था कि इसमें भाषाई खिलवाड़ ज़्यादा हो सकता है कि इसमें चमत्कारिकता ज़्यादा हो। एक बार डिटेल देख लेंगे, फिर हम देखते हैं कि चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक था। इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारा तीसरी जो विशेषता है कि किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया था। तो ये हो सकता है कि उस टाइम हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ, जो हमारे विदेशों के जो शासन सत्ता हमारे देश की थी वो विदेशियों के हाथों में थी, और राजा जो उस टाइम हुआ करते थे वो विदेशियों के ही एक मोहरे हुआ करते थे, उनके अकॉर्डिंग काम किया करते थे। तो ये हो सकती है, इसकी विशेषता है। एक बार इसको जो डिटेल देखेंगे उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो इसका डिटेल देख लेते हैं, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है, वो आंसर हमारा 4 है, हमने देखा नहीं उसमें पीछे वाले पेज पर। तो एक बार इसी से मिलान कर लेंगे हम लोग। आंसर कहता है कि व्याख्या कहती है, रीत काल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रहा है। भारत पर विदेशियों का शासन था। कवि जनता में विदेशियों से छुटकारा पाने के लिए वीर रस का संचार कविता के माध्यम से करते थे। इस काल में रचे ग्रंथ रासो काव्य की अपेक्षा से अधिक प्रामाणिक थे। यानी कि जो इस काल में शासन जो रचनाएं हो रही थी वो रासो साहित्य से अधिक प्रामाणिक थी। रासो साहित्य जो रचे गए थे वो कपोल कल्पनाएं ज़्यादा थीं, उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था किसी राजाओं के विषय में। इसमें लेकिन ऐसा नहीं था, इनमें जो वीर काव्य लिखे गए थे उनमें सटीकता थी। तो इसके साथ ही इन ग्रंथों में तत्कालीन इतिहास सुरक्षित था, ये भी सही है। कुछ वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया था, जैसे जोधराज का हमीर रासो और महाराणा हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन। तो ये इनमें कहा गया है कि जो इसमें इतिहास भी सुरक्षित है, इनमें प्रामाणिकता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 सही हो जाएगा, 4। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही है? हमको युग्म बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही है इसके अकॉर्डिंग। तो हमको बताना है कि कौन सा सही है, कि कनुप्रिया एक खंड काव्य है, सिद्धराज एक खंड काव्य है, साकेत एक महाकाव्य है और जय भारत एक मुक्तक काव्य है। तो हमको सही बताना है कि कन्नुप्रिया, ये मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाएं हैं, लिख लेना आप सभी लोग, मैथिली शरण गुप्त की हैं। गुप्त की रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की ये सभी रचनाएं हैं। कनुप्रिया एक इनका खंड काव्य है, दूसरा है सिद्धराज एक खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य नहीं है इनका ये साकेत, और जय भारत एक मुक्तक काव्य है। तो सॉरी जय भारत एक मुक्तक काव्य नहीं है, जय भारत एक मुक्तक काव्य नहीं है, साकेत इनका मुक्तक काव्य है, ये मैं भूल गई थी, साकेत इनका मुक्तक काव्य है। तो इनकी जो तीनों ही रचनाएं हैं ये सही हैं, इनका मिलान सही है। आप लोग एक बार नोट कर लें कि कनुप्रिया खंड है और सिद्धराज खंड काव्य है और साकेत एक महाकाव्य है, ये तीनों ही सही हैं। इसके साथ ही इसका डिटेल देख लेते हैं, डिटेल क्या कहता है, और इसका आंसर होगा 3, 1, 2 और 3 सही है।
जो चौथा वाला है वो सही नहीं है। कनुप्रिया खंड काव्य है, 1957 में लिखी गई थी, मैथिली शरण गुप्त की कनुप्रिया है। दूसरा है सिद्धराज खंड काव्य है, ये 1936 में लिखा गया था, मैथिली शरण गुप्त के। साकेत एक महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का 1931 में लिखा गया है। दूसरा है जय भारत, यह एक मुक्तक काव्य नहीं है, ये है एक प्रबंध काव्य है और 1952 में लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो ये इनका मिलान है, आप लोग नोट कर लें, नोट उस पर अपने नोट्स पर साथ में नोट्स ज़रूर बनाते चलें सभी लोग। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। तो हमको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो ये रचनाएं हैं, ये कृतियां हैं, तो इसमें कौन सी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो वो हमको बताना है। तो हमको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें। और ऑप्शन है सिपाही, आध्रा, दैनिकी और पुष्प की अभिलाषा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सिपाही है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। दूसरी है आध्रा नहीं है इनकी ये रचना, आध्रा नहीं है। दैनिकी एक सियाराम शरण गुप्त की रचना है, सियाराम की है, सियाराम जी की रचना है। इनके ये भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं सियाराम शरण गुप्त। और तो ये दैनिकी सियाराम शरण गुप्त की रचना है और सिपाही माखनलाल जी की है, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल की है। तो इनकी 2 कृतियां हैं, 1 और 4। ऑप्शन इनका देख लेते हैं, 1 और 4 2 में है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा, ये है 1 और 4 सही है। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके साथ ही आध्रा बुद्धिनाथ मिश्र और तथा दैनिकी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 32 नंबर का, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमको बताना है कि जो का नाम है सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सी रचना पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, ये हमको बताना। ऑप्शन है इसके गुंजन, शोवर्ड, रजत शिखर और ग्राम्या। तो हमको बताना है कि जो वो पंत जी की जो रचना है वो अरविंद दर्शन से कौन कौन सी प्रभावित हैं। तो इसमें रजत शिखर इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है और साथ में शोवर्ड भी इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है, ये दोनों ही अरविंद दर्शन से हैं। गुंजन इनकी छायावादी कृति है, छायावादी है। इसके साथ ही ग्राम्या एक प्रगतवादी रचना है ग्राम्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या इसकी कहती है, इसका आंसर होगा 3, 2 और 3 सही है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना शोवर्ड और रजत शिखर अरविंद दर्शन से प्रभावित है। साथ में गुंजन छायावादी शैली पर लिखी गई है और ग्राम्या है, युगांत है, युगवाणी है, ये एक प्रगतवादी कविता हैं। आप लोग सभी याद रख लें, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये 3 कविताएं इनकी प्रगतवादी श्रेणी में रखी जाती हैं। और गुंजन एक छायावादी है, अरविंद दर्शन से 2 हैं, शोवर्ड और रजत शिखर। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। तो हमको बताना है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सा उपन्यास है, उसको हमें बताना है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियों का समुद्र और दूसरा है लास्ट में
उस शहर तक। तो ये हमारी जो रचनाएं हैं वे दिन निर्मल वर्मा की है। रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियों का समुद्र। तो ये तीनों ही हमारी विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास हैं। ये तीनों ही उस शहर तक नहीं है, ये उस पर नहीं लिखा गया है विदेशी पृष्ठभूमि पर। तो आंसर इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 3। देखते हैं 1, 2, 3 हमारा सेकंड में सही है आंसर। 1, 2, 3 आंसर इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। डिटेल क्या कहता है। वे दिन 1964 में वाकिया का पर आधारित निर्मल वर्मा का उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका प्रवासी भारतीयों पर आधारित है। उषा प्रिया बदा का। सात नदियों का समुद्र ईरानी क्रांतियों पर आधारित है, नासिरा शर्मा का है। इसके बाद जो लास्ट है वो है उस शहर तक, 1997 में लिखा गया, दिल्ली शहर पर आधारित है। यह तेजिंदर द्वारा लिखित है। तो इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल है, आप लोग एक बार याद रख लेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, टीजीटी की, पीजीटी की और का नाम टेट, सुपर टेट, ये बहुत सारे मतलब परीक्षाओं में आया है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से याद रखना और इस पर स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। तो पहला है झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान और छोटे छोटे महायुद्ध। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, जो उपन्यास है हमारा विदेशी वो देश विभाजन पर झूठा सच यशपाल जी का है, और तमस हमारा भीष्म साहनी जी का उपन्यास श्रेष्ठ और फेमस उपन्यास है। ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, 1 और 2। और कितने पाकिस्तान ये जैनेंद्र द्वारा लिखा हुआ है, और छोटे छोटे महायुद्ध ये देखते हैं इसका डिटेल क्या है। पहला है झूठा सच, यशपाल द्वारा देश विभाजन पर आधारित है, 1958-1960 में लिखा गया है। तमस 1973 में लिखा गया है, देश विभाजन में भीष्म साहनी का है। और इसके बाद कितने पाकिस्तान ये वो कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। मैंने जैनेंद्र भूल से बोल दिया था, तो इसके लिए सॉरी, मैंने जैनेंद्र बोल दिया था। कमलेश्वर का ये उपन्यास है कितने पाकिस्तान। ये हिंदू और मुस्लिम की पुराने नैतिक आदर्श पर आधारित है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो हमारा इसमें डिटेल नहीं दिया है, व्यवहारिक मूल पर आधारित है। इसमें छोटे महायुद्ध 1977 में राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रमाकांत जी का द्वारा लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है 35, जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हमको बताना है। तो इसमें शमशेर और जुलेखा, बैजिलो और ईश्वर चंद, तो इनके जो पात्र हैं वो हमको बताने हैं। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3 सही है, लास्ट वाला सही नहीं है। देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहती है। डिटेल है, शमशेर और जुलेखा जैनेंद्र की कहानी के फांसी के पात्र हैं। फांसी इनकी बहुत ही फेमस कहानी रही है, फांसी जैनेंद्र जी की। और वेलेजुला और गिडिटो जैनेंद्र की कहानी स्पर्धा के पात्र हैं। तो ये दोनों इसके पात्र नहीं हैं। ईश्वरचंद प्रेमचंद की कहानी मृत्यु के पीछे का पात्र है। जो ईश्वरचंद है लास्ट वाला, वो इनकी कहानी का पात्र नहीं है, वो क्योंकि वो प्रेमचंद की कहानी का पात्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 1, 2, 3। इनकी कहानी के तीनों ही पात्र हैं। जुलेजा भी है, शमशेर भी है और बेंजलो भी है। ईश्वरचंद नहीं है, ये प्रेमचंद की कहानी का है, ये लिख लो, प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद की है, ये प्रेमचंद की कहानी है, पा लिख दिया है।
ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हरिवंश राय परसाई हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हमें आपको बताने हैं। आओ बैठे, ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज़ और तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी इनका ही है। आवारा भीड़ के खतरे, ये हमको बताना है कि इनका जो आंसर है वो क्या सही होगा। तो इनका जो आंसर है वो है 1, आओ बैठें, लें कुछ देर बैठ लें, आओ बैठें लें कुछ देर, या आओ बैठ लें कुछ देर। दूसरा है सदाचार का ताबीज़, ये भी इन्हीं का है। दूसरा है चंदन घिसे, ये भी इन्हीं का ही है। तुलसीदास चंदन घिसे ये नहीं है, ये इनका नहीं है। तुलसीदास आवारा के भीड़ के खतरे, ये इनका माना जाता है, आवारा की भीड़ के खतरे। तो ये तीनों इनके उपन्यास वो हैं, निबंध संग्रह हैं, और ये हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यात्मक निबंधकार की श्रेणी में फेमस निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या कहती है। सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी में तुलसीदास चंदन घिसे, और आवारा भीड़ के खतरे 1998 में हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। आओ बैठ लें कुछ देर श्री लाल शुक्ल का निबंध है। तो जो दूसरा है, नहीं सॉरी, पहला है आओ बैठ लें कुछ देर, ये हमारा उनका है, श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है। ये वाला पहला श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल जी का है। बाकी ये तीनों चंदन घिसे, आवारा के भीड़ के खतरे और सदाचार का ताबीज, ये तीनों ही हरिशंकर परसाई जी के हैं। और जो नहीं है वो पहला नहीं है, और आंसर इसका है 2, 3 और 4। 2, 3, 4 सही है, पहला वाला सही नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं एक बहुत ही अच्छे नाटककार के रूप में माने गए हैं। तो वही हमको बताना है कि जो इनके नाटक, कौन से इनके नाटक नहीं हैं लक्ष्मी लाल के। तो अंधा कुआं और तो इसको हमें बताना है कि लक्ष्मी नारायण लाल के जो नाटक हैं उनका कौन सा युग सही है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी को। नेक्स्ट दूसरी श्रृंखला में आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला है अंधा कुआं और अरे मायावी सरोवर, और दूसरा है सिंहासन खाली है, तीसरा है राम की लड़ाई। तो लक्ष्मी जी के जो नाटक हैं वो है अंधा कुआं, पहला सही है। अंधा कुआं और राम की लड़ाई, ये दोनों ही नाटक लक्ष्मी जी के हैं, लक्ष्मी नारायण जी के हैं। और अरे मायावी सरोवर ये शंकर शेष जी का है, शंकर शेष का है, शंकर शेष का है मायावी सरोवर। और सिंहासन खाली है, ये सुशील कुमार जी का है। सुशील कुमार का है, ये सुशील कुमार का है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या है अंधा कुआं 1955 में और राम की लड़ाई 1979 ईस्वी में लिखे गए लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। दूसरा है मायावी सरोवर 1980 में शंकर शेष का नाटक है, तथा सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का नाटक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाली श्रृंखला को पूरा करेंगे। और आप सभी से लास्ट में एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप अपने डाउट को क्लियर करें प्लीज़। हमको मतलब एक बार कमेंट करके तो ज़रूर बताएं आपको जैसा भी लग रहा है, और आपको क्या इसमें कुछ अंतर चाहिए या फिर कुछ में इसमें बदलाव चाहिए, तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज इतना ही, थैंक यू।